वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जो एई का एग्ज़ाम है या आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है या आपके अदर्स एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, अदर सेंट्रल्स या स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपके लिए जनरल स्टडीज़ का पोर्शन इंक्लूड है, जिसमें आपके जनरल स्टडी का पोर्शन इंक्लूड है। तो उसके लिए हमारे लिए जीएस का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मैं क्या लेके आया हूँ, यहाँ पे आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आया हूँ गांधी जी के ऊपर। तो गांधी जी के ऊपर जो भी स्पेशल चीज़ें हुई हैं, जो भी उनसे रिलेटेड है, हम यहाँ पे पूरे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस सेशन में, ये या फिर कह सकता हूँ कि इन लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो गांधी जी के ऊपर कह सकता हूँ कि 2 या 3 वीडियो बनने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, आपके एई जेई के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे उन्हीं पर फोकस किया है। आपको सिर्फ वही ध्यान रखने हैं, ठीक है, बाकी चीजें आपको सुननी है, और एक बार सुन लोगे चीजें तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज या कह सकता हूँ दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो ये मेरे बारे में प्रोफाइल है, ठीक है, आप मेरे बारे में जानते हो। एमटेक में पास आउट हूँ 2017 8, और ये आरआरबी, एएलपी, एसएससी, सीएचएसएल, ये मेरे कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो 3 साल से ज़्यादा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। और वही बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स आपके हमसे जुड़ सके। तो गांधी जी के ऊपर देखते हैं। तो 1917 से 47 के बारे में, मतलब गांधी जी का जो रोल है, ठीक है, हमारे इंडिया को आज़ाद कराने में, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए थे। आप जानते हो कि गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे। कब गए थे वो? 1893 में। तो गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे, ठीक है। और वहां पे क्या थे? वो लीगल एडवाइजर बन के गए थे। किसके? अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी थी, बाबा अब्दुल्ला की। तो बाबा अब्दुल्ला की अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी थी साउथ अफ्रीका में। वहां पे ये 1983 में लीगल एडवाइजर बन के चले गए थे, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या किया? वहां पे उन्होंने एक नेटल कांग्रेस वहां पे उन्होंने फाउंड की, एक पार्टी फाउंड की जिसका नाम था नेटल कांग्रेस। और वहां पे उन्होंने 2 आश्रम भी कह सकते हैं वहां पे उन्होंने खोले। तो वो आश्रम कौन थे? एक था फिनिक्स और एक था टॉलस्टॉय। तो ये गांधी जी के द्वारा ही आश्रम वहां पे बनाए गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जब 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी क्या आए? इंडिया वापस आए। और ये कौन सी डेट थी? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता होगी, 9 जैन। तो 9 जैन 1915, ठीक है, गांधी जी इंडिया वापस आ गए। और आप जानते हो कि 9 ऑफ जैन ये हमारे जो अब सेलिब्रेट होता है, ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? सेलिब्रेट होता है। तो ये प्रवासी दिवस के नाम से भी क्या होता है हमारे पास इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हर 9 जून को क्या होता है? प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया आने पे ही क्या है? ये दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, कई बार क्वेश्चन पूछा होगा कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो कौन थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु? थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद की 1901 में जब गांधी जी एक बार इंडिया आए थे, उस टाइम उन्होंने कलकत्ता सेशन उन्होंने क्या किया था? वहां पे अटेंड किया था। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे दिनशा वाचर। तो दिनशा वाचर वहां पे क्या थे? उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। आईएनसी का सेशन चलता था, ठीक है। तो 1901 में उन्होंने सेशन अटेंड कर चुका है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1901 में, क्योंकि आपको क्या ध्यान है कि 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए हैं पूरी तरीके से, लेकिन 1901 में गांधी जी ने कलकत्ता सेशन क्या किया था? वहां पे अटेंड किया था। और आपको पता है कि 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जा रहा था, ठीक है। इधर हमारे तिलक जी थे, ठीक है, और उधर कौन थी? एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा क्या हो रहा था? होम रूल लीग यहाँ पे चलाया जा रहा था अलग अलग जगह पे, ठीक है, जहाँ पे स्वराज की डिमांड चल रही थी।
तो लेकिन गांधी जी उस टाइम पर एक्टिव नहीं थे 1916। तो ये होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। लेकिन उस टाइम गांधी जी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जनरली सोचते हो कि 1916 में आए थे और 1916 में ये होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो हो सकता है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन गांधी जी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने कोई होम रूल लीग मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने सेशन अटेंड किया है 1901 में, फर्स्ट टाइम 1901 में उन्होंने सेशन अटेंड किया था। और उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो प्रवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है अपना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमारे तीन लोकल मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ से। जैसे सबसे पहले जो था 1917 में, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला था। चंपारण सत्याग्रह 1917। तो ये चंपारण कहाँ पे था? चंपारण था ये बिहार पे। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या चल रही थी? तो उस टाइम पे क्या था, यूरोपियन कंट्रीज, जैसे जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी ने क्या किया था, वहां पे डाई की काफी वहां पे इंडस्ट्रीज चल रही थी। तो यूरोपियंस में क्या था, डाई की डिमांड ज्यादा थी। तो डाई को डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता था, फार्मर को, इंडिगो वहां पे क्या करना पड़ता था, उसकी खेती करनी पड़ती थी। मतलब वहां पे उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। तो नील की खेती के लिए अब क्या होता था कि जो भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ठीक है, जो भी ब्रिटिश प्लांटर थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ठेकेदार थे, वो क्या करते थे, जो फार्मर्स थे उन पर बिल्कुल फोर्सफुली उनको बोलते थे कि आप क्या करो, आप अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में, मतलब आप अपनी जमीन को 20 हिस्से में डिवाइड कर दो, और उसके 3 हिस्से में आपने क्या करना है, नील की खेती करनी है। तो यहाँ पे आपको उसको नील की खेती करने के लिए फोर्स करा जाता था। ठीक है, फोर्स किया जाता था किसके द्वारा? ये जो प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश के, मतलब कह सकता हूँ कि एक तरीके से ब्रिटिश के लिए ही काम करते थे, उनके क्या थे, ये ठेकेदार थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस जो सिस्टम था ना, ये वाला 3/20 वाले हिस्से में, इसको हम लोग बोलते थे 3 कटिया सिस्टम। तो 3 कटिया सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग 3 कटिया सिस्टम बोलते थे। तो ये जो था हमारे पास, ये प्रॉब्लम थी कहाँ पे, ये जो फार्मर्स थे, जो चंपारण में रहने वाले फार्मर्स थे, इनमें ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको मतलब इनको ये पता था कि जहाँ पे नील की खेती होती थी, वो जमीन क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, मतलब उसके बाद उसमें फसल नहीं उग पाती थी। तो किसान यहाँ पे बेहद परेशान था। तो एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जी क्या हुआ, ये गांधी जी से मिलने गए थे, उस टाइम पे। ठीक है, और इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आओ हमारे यहाँ और आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो, हमारी प्रॉब्लम को कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो गांधी जी बिहार आते हैं, मतलब चंपारण आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और यहाँ पे गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, ये 3 वहां पे लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। ये मूवमेंट क्या था, एक तरीके से उनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। तो ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। तो डिसओबीडियंट मूवमेंट कहने का मतलब क्या था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानेंगे। तो ये गांधी जी का एक तरीके से फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि ये जो लीडर्स थे, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और जीबी कृपलानी, इन लोगों ने डिमांड की, और इन तीनों ने मिलके क्या किया, यहाँ पे ये जो 3 खटिया सिस्टम चलता था, इसको अबॉलिश किया। और साथ ही साथ क्या किया कि ये जो प्लांटर्स थे उनसे क्या किया, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस प्लांटर्स ने फार्मर्स से लिए थे, वो भी उनको रिटर्न करने पड़े। ठीक है, उसको रिटर्न करना पड़ा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो टर्म आता है महात्मा, तो गांधी जी का जो महात्मा नाम पड़ा, वो इसी मूवमेंट के बाद में पड़ा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद में महात्मा गांधी जी को टाइटल मिला।
अब ये टाइटल किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है ये टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दिया था, गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दी थी। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, गुरु जी की उपाधि दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या दी थी, गुरु जी की उपाधि दी थी। ये किसके द्वारा दी गई थी, ये गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। मेन कारण क्या था, नील की खेती का कारण था। ठीक है, और वहां पे क्या सिस्टम चलता था, तीन कटिया सिस्टम था। तो ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, उसके बाद जो गांधी जी का अगला जो मूवमेंट था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। अब हुआ क्या था वहां पे, उस टाइम 1917 1918 में क्या हुआ, अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे स्प्रेड ऑफ प्लेग या फिर कह सकते हैं फेमाइन, मतलब वहां पे अकाल पड़ गया था। अब अकाल पड़ गया था तो क्या हुआ था, वहां पे हमारे पास मतलब वहां पे जो इंडस्ट्रीज थी वो कॉटन की थी। तो ये कॉटन की इंडस्ट्री थी। तो क्या हुआ कि वहां पे कंफ्लिक्ट हो गया। कंफ्लिक्ट हो गया किस किस के बीच में, जो गुजरात के मिल वर्कर्स थे और जो वहां के वर्कर्स थे। ठीक है, तो उन में क्या हुआ, आपस में कंफ्लिक्ट हो गया। अब कंफ्लिक्ट क्या हो गया, कंफ्लिक्ट का कारण ये था कि अकाल पड़ने की वजह से जो वर्कर्स थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो उनकी कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक तरीके से बोनस चाहते थे 50% अपनी जो कमीशन जो वेजेस थे, ठीक है, जो उनकी तनख्वाह थी उससे 50% ज़्यादा चाहते थे। लेकिन गुजरात मिल वर्कर क्या चाहते थे, वो जो बोनस उनको मिलता था वो उसको कम करना चाहते थे या फिर देना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। गुजरात मिल वर्कर क्या हुआ, रेडी हुआ कि हम 20% तक आपको दे सकते हैं, लेकिन वर्कर्स की डिमांड थी कि हमें 50% से ज्यादा है, मतलब 50% तो कम से कम चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों में आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, जो गुजरात मिल वर्कर थे, ठीक है, गुजरात मिल वर्कर से ही एक सोशलिस्ट थी, उनका नाम था अनासुईया बेन साराभाई। तो अनासुईया बेन साराभाई ये कौन थे, ये गुजरात मिल वर्कर ही थी। ठीक है, एक सोशलिस्ट थी। और इन्होंने क्या किया, गांधी जी को इनवाइट किया कि इस मैटर को क्या करें, यहाँ पे आके इसको देखें और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन निकालें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको सॉल्व करें। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, सत्याग्रह किया। और यहाँ पे पहली बार गांधी जी ने क्या की, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की। तो आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या करी, हंगर स्ट्राइक की। और इसके रिगार्ड में, ठीक है, जब क्या हुआ, गांधी जी ने इसका सॉल्यूशन निकाला और क्या मिला उनको, जो सॉल्यूशन ये निकला कि 35% क्या हुआ यहाँ पे, मतलब 35% क्या हुआ यहाँ पे उनको वेजेस में हाइक मिला। किनको, मजदूरों को, वर्कर्स को। ठीक है, तो ये वर्कर्स के फेवर में गया डिसीजन। और जो 20% गुजरात मिल वर्कर बोल रहे थे और जो 50% वर्कर्स बोल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे 35% यहाँ पे दे दिया और इस पर क्या हो गए, वर्कर्स एग्री हो गए। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या आपको ध्यान रखनी है, पहली बात की ध्यान रखनी है कि ये कौन से साल में हुआ था, 1918 में। तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। और क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो उनको बुलाने वाला पर्सन था वो कौन थी, वो अनासुईया बेन साराभाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो गांधी जी का आता है, जो हमें ध्यान रखना है, वो है खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट। तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 टू 1918 में हुआ था। ठीक है, 1917 टू 1918 में क्या चला था, खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा कहाँ पे था, ये खेड़ा एक गुजरात का ही डिस्ट्रिक्ट था। तो क्या हुआ था, वहां पे सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो क्या हुआ था, जो क्रॉप्स थी वो फेल्ड हो गई, मतलब वहां पे क्या हुआ, इस वजह से क्रॉप्स नहीं उग पाई। तो क्या हुआ, जब ये क्रॉप्स नहीं उग पाई तो क्या हुआ था, वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, एक लॉ बना रखा था। वहां की गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा था जिसको उन्होंने नाम दिया था फेमाइन कोड। तो फेमाइन कोड एक ऐसा लॉ था जिसके अकॉर्डिंग क्या कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे ये फेमाइन आया, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे रेमिशन मिलेगा अगर वो क्या करते हैं, जो उनकी खेती है वो 25% से जो आउटपुट मिलता है उससे
कम हो। तो अब अकाल की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फसल उनकी उस हिसाब से नहीं हो पाई। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से डिमांड की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फार्मर्स ने डिमांड की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं देने वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल ही मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस टैक्स को देने से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जेम्पशन किया, जो भी टैक्सेस मिलने वाले थे जैसा फेमाइन कोड में लिखा था, ठीक है। तो दे रिफ्यूज टू पे एनी रेमिशन टू दैम। तो अब क्या हुआ, इसमें गांधी जी आए, ठीक है। मेनली जो रोल था वो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल पांडे का था, ठीक है। और जो गांधी जी के लीडरशिप के अंडर क्या हुआ था, इन लोगों ने काफी इसको पीसफुल प्रोटेस्ट किया यहाँ पे। और पीसफुल प्रोटेस्ट से क्या हुआ, ये जो एग्जम्पशन था या फिर ये जो इनको टैक्सेस मिलने वाले थे, क्या हुआ, यहाँ पे इन फार्मर्स को दे दिए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, खेड़ा सत्याग्रह, और ये भी सक्सेसफुल था। और यहाँ पे गांधी जी को एक टाइटल मिला जो काफी इंपॉर्टेंट है, बापू। तो बापू जो था, गांधी जी को टाइटल मिला, और ये किसने दिया था, ये खेड़ा की जो वुमेन्स थी, जो खेड़ा की वुमेन्स थी, ठीक है, जो वुमेन्स थी, तो उन्होंने क्या दिया, गांधी जी को बापू का टाइटल दिया। तो इट इज गिवन बाई खेड़ा, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि खेड़ा की जो वुमेन थी, इन्होंने बापू का टाइटल यहाँ पे दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखी, क्या कि चंपारण का मूवमेंट कब हुआ था, अहमदाबाद मिल कब हुई थी, और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, चंपारण की डेट ध्यान रखनी है 1917, अहमदाबाद मिल ध्यान रखना है 1918, और खेड़ा सत्याग्रह ध्यान रखना है 1917 to 18। तो मतलब आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि किस सीक्वेंस में कौन सा यहाँ पे जो मूवमेंट चलाया गांधी जी के द्वारा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वैसे ये बाद में आएगी, कि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार आईएनसी की चेयरमैन संभाली है, वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं 1924। तो 1924 कह सकता हूँ जो ईयर था, उसमें गांधी जी ने आईएनसी की चेयरमैन वहां पे संभाली थी, वहां पे ये प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है पूरा। उसके बाद क्या था, अब क्या हुआ, ये जो मूवमेंट हो गए, अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, भूमिका बनाएंगे जो फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन की तरफ हम पहले भूमिका बनाते हैं। तो क्या कारण थे कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना पड़ा। तो सबसे पहले क्या था, 1919 में एक सत्याग्रह हुआ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रॉयलेट सत्याग्रह। तो रॉयलेट सत्याग्रह हुआ 1919 में। अब ये रॉयल सत्याग्रह क्या था, ठीक है। तो क्या था कि एक एक्ट बनाया गया, क्या बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया कि उस टाइम पे क्या था, काफी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, ठीक है। नेशनल कह सकता हूँ कि यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो क्या हुआ, एक कमिटी सेट करी गई, कमिटी सेट करी गई, उसका नाम था सेडिशन कमिटी। तो क्या नाम था, सेडिशन कमिटी उसका नाम था। और जो उसके चेयरपर्सन थे वो कौन संभाल रहे थे, सर सिडनी रॉयलेट। तो सर सिडनी रॉयलेट के ने क्या किया, एक कमेटी बनाई अंडर हिज चेयरमैनशिप, जिस जहाँ पे उन्होंने एक पास किया रॉयलेट एक्ट। तो रॉयलेट एक्ट क्या था, एक तरीके से क्या था, यहाँ पे अंधा कानून था। क्या था, एक तरीके से अंधा कानून था। ना तो यहाँ पे कोई वकील था, ना ही यहाँ पे कोई दलील थी, ठीक है, ना यहाँ पे कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं था। मतलब एक तरीके से जो फ्रीडम होती है आदमी की, वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो गई थी। तो क्या हुआ, ये क्यों पास किया गया, क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको सप्रेस करने के लिए, जो ये मूवमेंट चल रहा था उनको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को क्या किया, यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा था कि जिसको भी वो अरेस्ट करते, उनको क्या करते, स्पेशल ज्यूरी वहां पे बनाते, और उनको कोई भी परमिशन नहीं थी कि वो रेगुलर कोर्ट के, मतलब रेगुलर कोर्ट पे जाके पेशी हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारे जो हैबियस कॉर्पस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। तो हैबियस कॉर्पस के क्या था, बिल्कुल ये अगेंस्ट था, ठीक है, बिल्कुल क्या था, ये अगेंस्ट था। तो हैबियस कॉर्पस क्या था कि जिसको भी मतलब कह सकते हैं कि राइट होता है कि जिसको भी हम कह सकते हैं कि पकड़ के लाते हैं, जिसको भी क्या करती है पुलिस, क्या करती है, पकड़ के लाती है, तो उसको कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इसके अगेंस्ट था,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे गांधी जी ने ऑल इंडिया स्ट्राइक करी। गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से हड़ताल की और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया चली। तो पहला है कह सकता हूँ कि रॉयल एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया लेवल पे क्या किया, यहाँ पे स्ट्राइक की। और गांधी जी ने नॉन वायलेंट की तरह, हमेशा की तरह नॉन वायलेंटली इसको रखा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ प्लेसेस में जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सत्याग्रह चल रहा था, ये जो स्ट्राइक चल रही थी, ये वायलेंट रूप ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे वायलेंट रूप ले लिया। तो अब क्या हुआ, जो वायलेंट रूप लिया तो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि पंजाब में ज्यादा वायलेंट हो गई थी चीजें। तो पंजाब में अमृतसर, पंजाब में अमृतसर में जो जगह है, जो सिटी है, यहाँ पे दो फेमस नेशनलिस्ट लीडर्स थे। उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने क्या किया, इनको क्या हुआ, ये जो लीडर्स थे इनको ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्या कर लिया, इनको पकड़ लिया। ब्रिटिश ऑफिशियल ने इनको पकड़ लिया और इनको छुपा दिया, इनको पकड़ लिया और इनको छुपा दिया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनकी तरफ अपना सपोर्ट शो करने के लिए उन्होंने क्या करी, एक गैदरिंग की। उन्होंने क्या करी, एक गैदरिंग की, ठीक है। तो अप्रैल 11 को, तो अप्रैल 11 को क्या हुआ, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर को यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे उनको ये सिटी हैंडल करी गई। तो जनरल डायर ने क्या किया, अप्रैल 19 को कर्फ्यू लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, सिटी में कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे काफी वायलेंस और मास डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था अमृतसर में, ताकि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके उस सिटी के लिए। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया, यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, अप्रैल 13 1919, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो ये बैसाखी का दिन था, उस टाइम पे बैसाखी का दिन था। तो ये जो जलियांवाला बाग था, ठीक है, यहाँ पे जो था कि यहाँ पे काफी लोग आ गए, ठीक है, किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तरीके से मीटिंग आ रही है। तो ताकि वहाँ पे क्या हुआ कि जो वुमेन्स थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, वहाँ पे सब लोग क्या थे, इकट्ठे थे। किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक तरीके से सीक्रेट गैदरिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो गैदरिंग थी वो सीक्रेट थी, उसके लीडर थे हंसराज। तो हंसराज कौन थे, उसके लीडर थे। तो जो जनरल डायर था उसको क्या हुआ, वो यहाँ पे आता है और उसने क्या किया, पूरे बाग को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उसने क्या किया, उसने वहां पे फायरिंग ऑर्डर करा दी, मतलब वहां पे फायरिंग चलवा दी। और जो भी लोग थे वहां पे, बच्चे, औरतें, ठीक है, बूढ़े, सब क्या हुआ, उस फायरिंग में मारे गए। तो एक तरीके से बहुत ही कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हत्या हुई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, जो वायलेंट रूप ले चुका था, गांधी जी ने इस सत्याग्रह को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो गांधी जी ने जो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, रॉलेट मूवमेंट चल रहा था, क्या हुआ, इस पे अपना वापस ले लिया कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये हमारे पास कह सकते हैं, इसको हिमालयन ब्लेंडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इस रॉयलेट सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस हमें ये देखने को मिला कि ये गांधी जी का फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था, गांधी जी का फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था ये रॉयलेट एक्ट। तो अब क्या हुआ, जब अप्रैल 13 1919 में इस तरीके से हत्याकांड हुई, मैसेकर हुआ, तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 अक्टूबर को 1919, तो 1919 14 अक्टूबर को जब काफी प्रेशराइज हुई चीजें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हंटर कमेटी क्या करी, फॉर्म की। हंटर कमेटी फॉर्म की ताकि वो इस मैटर को यहाँ पे लुकआउट कर सके, देख सके कि जलियांवाला बाग में ऐसा क्या हुआ और जो भी चीजें थी, ठीक है, वहां पे उन्होंने इस कमेटी को फॉर्म किया। और जो उस कमेटी को जो फॉर्म करा था उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। तो लॉर्ड विलियम हंटर ने हंटर कमेटी को यहाँ पे फॉर्म किया। अब क्या हुआ, ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1920। तो 1920 को इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी और यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं कि जनरल डायर के अगेंस्ट कुछ चीजें लिख करी,
तो इसको बेसिकली बोला जाता है ऑफिशियल वाइट वॉश। ऑफिशियल वाइट वॉश का मतलब क्या होता है, लीपा पोती करना। तो क्या हुआ, जो ये हंटर कमिटी थी, इसने क्या कर दिया, इस पर अपना वाइट वॉश कर दिया। मतलब क्या कर दिया, यहाँ पे कोई भी गलती यहाँ पे जनरल डायर की नहीं निकाली। ठीक है, तो क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो वो क्या हुआ, इससे काफी निराश थे और उन्होंने क्या किया, जो उनका अवार्ड था नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने क्या कर दी, वापस कर दी। क्या कर दी उन्होंने, वापस कर दी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि गांधी जी से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जो उन्होंने किए थे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, चंपारण देखा, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, अहमदा मिल स्ट्राइक देखी, फिर हम लोगों ने खेड़ा देखा, फिर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, और हमने देखा जलियांवाला मैसेकर क्या था। आगे भी काफी गांधी जी से इंपॉर्टेंट हमारे पास और भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग आने वाले इसी सेशन में, मतलब कह सकता हूँ कि इसी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स होंगे। ठीक है, वहां पे हम गांधी जी का पूरा हम लोग जान लेंगे। ठीक, तो कैसा लगे जरूर बताइएगा। और मैंने वही पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।